बुंदेलखंड के एक शहर में एक सेठ रहा करता था। वो बहुत मालदार था। इसकी कई हवेलियाँ थी, ज़मीन जायदाद थी। किस्से कोता इसके घर किचन बरस रहा था। इसके 4 बेटे थे। चारों खूबसूरत, सजीले, जवान, अक्लमंद और दाना थे। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने दूरंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए अपनी बहू से एक सवाल पूछा। बहू, ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं? बहू ने जवाब दिया, पिताजी, गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इस वक्त ना सर्दी की परेशानी रहती है और ना बरसात का कीचड़। दिन खुश्क की टट्टी में कट जाता है। रात को बाहर सो सकते हैं। नगर सेठ बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गया। लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो भी इसने नई बहू के सामने भी वही सवाल रखा। इसने जवाब दिया, पिताजी, दिन तो बरसात के अच्छे होते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सावन में झूले डालकर झूलने का तो मज़ा ही निराला निराला होता है। चढ़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है। सेठ इसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया। लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो इसने अपनी बहू से भी यही सवाल किया। इसने कहा, पिताजी, दिन तो सर्दी के भले अच्छे होते हैं। सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहनकर जहाँ चाहे घूमो फिरो, मीठी मीठी धूप के मज़े लो और रात के किदकिदे बिस्तर में लाप ओढ़कर सोया जा सकता है। इसलिए सर्दी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। नगर सेठ इस बहू की बात सुनकर भी चुप हो गया। चंद माह बाद जब चौथे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो सेठ ने यही सवाल छोटी बहू से पूछा, कौन से दिन अच्छे होते हैं? इसने बड़ी हलीमी और इन्सारी से जवाब दिया। इन्हें बड़े प्यार से जवाब दिया, पिताजी, दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाए। चौथी बहू का जवाब सुनकर सेठ का चेहरा मुस्कुरा उठा। वो खुश होकर बोला, हाँ, ये होना जवाब। तकदीर का खेल भी अजीब होता है। कहीं धूप होती है तो कहीं छाँव, कहीं गुर्बत आती है तो कहीं नगरी। इस तरह सुल्तान आसमानी के दिन भी आ गए। ना जाने किस बात पर राजा को मिजाज गर्म हो गया और वो सेठ से बज्जन हो गया। इसने से शहर छोड़ने का हुक्म दिया। नगर सेठ जिस हालत में हुआ, इससे और इसके सारे खानदान को देश से बदर कर दिया जाए। इसका कोई भी बहू बेटा शहर में नजर न आए। हाकिम ने जाकर नगर सेठ को राजा का हुक्म सुना दिया। जब तलाशी ली गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म न था। तीनों कपड़े के साथ खाली हाथ उन्हें शहर से निकल जाना था। जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहू सामने आई। उसके हाथ में एक हांडी थी। इसमें सेर भी यानी 1 किलो के करीब गुना हुआ आटा रखा था। जब सिपाही ने इस हांडी छीनी तो इसने कहा, श्रीमान जी, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी। बाकी सब खा चुकी है। कृपा करके या तो पहले मुझे खाना पकाकर खा लेने दो या फिर ये आटा मुझे साथ ले जाने दो। राजा का हुक्म था कि इन्हें फ़ौरन शहर बदर कर दिया जाए। लिहाजा सिपाही ने बहू को आटे की हांडी ले जाने की थी। मगर सेठ अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक काफ़िले की शक्ल में आगे बढ़ने लगा। ये कारवां एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वह एक जगह सस्ताने बैठ गए। इस वक्त धूप बहुत तेज थी और लू की तप्पड़ जिस्म को झिलसाए जा रहे थे। परेशानी के आलम में बहू के मुंह से अचानक निकल आया, हाय, कितनी गर्मी है। जिस्म भुना जा रहा है। सेठ ने बहू की बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ? खुश्क की टट्टी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले? बहू चढ़कर खामोश हो गई। चंद रोज़ बाद बरसात का मौसम आ गया। बादल घर आए, हवा चली और इसके साथ ही पानी बरसने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसी मूसलाधार झड़ी लगी कि सब लोग पनाह लेने भागे। दूसरी बहू इस जंगल बिया में एक छोटी सी झोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई। सेठ ने रह गया। इसने इसकी जानिब रुक करके आहिस्ता से कहा, बहू, आज तो बरसात में झूले डालकर झूलने में मज़ा आ जाएगा। दूसरी बहू चुप सी हो गई।
रात हुई, पानी थम गया, लेकिन जंगल के खुले माहौल की वजह से सर्दी बढ़ गई। सबके दांत बजने लगे। तीसरी बहू भी बीमारी सर्दी से थड़थड़ाई जा रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि सर्दी का मौसम अच्छा होता है। उसे ठंड देखकर सेठ ने तीर छोड़ा। बहू, घबराती क्यों हो? गुदगुदे बिस्तर में जाकर लाभ ओढ़कर क्यों नहीं सो जाती? यह सुनकर बहू मारे शर्मा के ज़मीन में गिर गई। छोटी बहू ने कुंडी जलाई और साथ लाई आटे की रोटियां सेक कर सबको दी। सबने दो दो रोटियां खाकर पेट भर लिया। वो आटे में एक हीरा छुपा कर लाई थी। इसने इसे अपने शौहर को दिया। फिर यूँ कहा, करीबी गांव में इसे गिरवी रख कर कुछ रुपये ले आओ और साथ ही घर का ज़रूरी सामान भी खरीद लाना। इसके शौहर गांव में गया, एक साहूकार के पास लाल बेच दिया। चंद 100 रुपये लेकर ज़रूरी सामान ले आ गया और दूसरी दिन वो एक दूसरे शहर में पहुंच गए और एक मंदिर में जाकर ठहरे। सेठ ने इस लाल से कमाए रुपये के ज़रिए अपना कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना कारोबार फैला दिया और चारों लड़के भी सख्त मेहनत में शिरकत करने लगे। आखिर चंद बरस बाद इसने वहाँ अपनी एक हवेली बना ली और देखते देखते वो अपने नए शहर का भी सेठ बन गया। मगर ये शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था। राजा को जब इसका इल्म हुआ तो इसकी हवेली के गिर्द चक्कर लगाने लगा। इसने वहाँ कान लगाकर सुना। सेठ का बड़ा लड़का कह रहा था, मेरे लिए पान लेकर आओ। जब राजा ने गुफ्तगू सुनी तो वो दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। ये सेठ कैसा आदमी है जो आन के आन में इतना मालदार खुशहाल हो गया। अगली सुबह ही राजा ने सेठ को पकड़ कर बुलवा लिया और पूछा, बताओ बड़ा कौन है, हम या तुम? बताओ कि बड़ा कौन है, हम या तुम? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बड़े तो आप हैं महाराज। क्या आप? और कहा, मैं एक मामूली सा सेठ। साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बहू बेटियों समेत जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने डटकर कहा, जैसा हुक्म सरकार, कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सेठ ने जवाब दिया। सेठ ने घर आकर सारी बात सुनाई तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप महाराजा से कहलवा दे कि इसके छोटे से सवाल का जवाब मैं क्या दूँ, मेरी छोटी बहू देंगी। वो इसलिए रणवास भरवाए और लाने के लिए पालकी भेजी। राजा वही सब कुछ किया। सब लोग दरबार में पहुंच गए तो राजा ने पूछा, बड़ा कौन है, हम या तुम्हारे ससुर? छोटी बहू ने जवाब दिया, बड़े आप ही हैं महाराज, हम बड़े कैसे हो सकते हैं? आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं। हम सबको देश बदर कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और मेहनत से हम खुशहाल हो जाए तो फिर जेल की हवा खाने की धमकी दे सकते हैं। राजा ने बात टोकते हुए कहा, बड़ा वो क्यों नहीं जो पक्का मोती जलाकर इसके राख से पान खाना चाहता था। ये तो सब वक्त की बात है महाराज, छोटी बहू ने जवाब दिया। हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते हैं। ये जवाब सुनकर राजा की आँख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन सेठ की ज़ब्त शुदा जायदादें लौटा दी और इसे दोबारा शहर में बाइज़्ज़त वापस बुला लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें।